आप देख रहे हैं मेहरबान इश्क भाग 4। आदमी है या घन चक्कर, कहीं भी अकेला अकेला घुस जाता है। मुझे आने के लिए बोला भी नहीं। एक बार पैसे मिल जाएं, फिर इसकी मनहूस शक्ल कभी जिंदगी में देखूंगी भी नहीं। खुद में बड़बड़ाती हुई दीक्षा सेंटर के अंदर घुस जाती है। अंदर बहुत कम ही लोग नजर आ रहे थे। इक्का दुक्का लोग इधर उधर फोन पर बातें करते हुए नजर आ रहे थे। अपने पर्स को कसकर पकड़ वो सीधा सक्षम के पीछे पीछे चलने लगती है। उससे आज तक इतना शानदार आईवीएफ सेंटर तो कभी नहीं देखा था। वो किसी होटल से कम नहीं लग रहा था। अगर वहाँ डॉक्टर और सेंटर का बोर्ड ना होता तो कोई भी पहली नज़र में देखते ही उसे होटल ही समझता। मैम, आप अंदर नहीं जा सकती। सक्षम के पीछे पीछे उसके नक्शे कदम पर वो भी अंदर घुस गई थी कि तभी बाहर खड़े गार्ड ने उसे रोक लिया। अंदर से सक्षम ने गार्ड को उसे रोकते सुना तो उसे अंदर आने को कहा। गार्ड ने उसका रास्ता छोड़ दिया। दीक्षा बड़ी एटीट्यूड से उस गार्ड के सामने से गुजरती हुई अंदर चली गई। बाहर से ज्यादा ठंडक तो उस डॉक्टर के कैबिन में लग रही थी। दीक्षा सक्षम के बगल वाली चेयर पर बैठती हुई उसके कान की ओर झुकती हुई बड़बड़ाई, ऐसा लगता है पूरे बेंगलोर की एसी इसी ने यहाँ लगवा ली है। कितनी ठंडा है यहाँ पर। सक्षम कुछ नहीं बोलता, ना ही उसकी ओर देखता है। बस चुपचाप चेयर पर बैठकर डॉक्टर के आने का इंतजार करता है। तू एड़ा है क्या? मैं कब से तुझसे बात कर रही हूँ और तू है कि कुछ बकता ही नहीं। गूंगा तो है नहीं, फिर काय को नहीं बोलता? इतने सुंदर लड़की तेरे बगल में बैठी है, फिर भी मौन व्रत धारण किए हुए बैठा है। मुझे क्या, तेरा ही घाटा है। कहते हुए दीक्षा चेयर पर पसर कर बैठ गई। इसने अपने दोनों पैरों को फैलाकर डॉक्टर के टेबल के अंदर तक घुसा दिया। उसकी हरकतों से सक्षम इतना हैरान था कि क्या कहे, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आज पहली बार ऐसी रावड़ी किस्म की लड़की से वो मिला था जो बात बार पर गाली देती हो, और गुंडागर्दी में तो जैसे उसने एमए किया है। हेलो सक्षम, इतने दिनों बाद तुम यहाँ, कैसे आना हुआ? सब कुछ ठीक? डॉक्टर शैलजा अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले सक्षम से मुखातिब हुई। सक्षम ने भी उन्हें देखकर स्माइल करते हुए जवाब दिया, यस डॉक्टर, एवरीथिंग इज फाइन। इंसान होने की स्पेलिंग में कुछ गलती है क्या? दीक्षा बीच में इंटरफियर करे बिना रह कैसे सकती थी। वो तपाक से बीच में बोली। उसे किसी ने एक बार भी नहीं पूछा मानो वह इनविजिबल हो। जी आप कौन? ये मेरे साथ है, सक्षम डॉक्टर शैलजा से कहता है। अरे नहीं नहीं डॉक्टर, गलतफहमी मत पालना। मैं इसके साथ नहीं हूँ, ये मेरे साथ यहाँ आया है। यू नो वॉट, मैं यहाँ अक्सर आती हूँ अपने वीकली टेस्ट के लिए। आज जिसे भी उठा लाई, यहाँ के चकाचौंध दिखाने के लिए जिद कर रहा था। वैसे आई एम गोइंग टू बी अ बिग मॉडल, अब तो यह आना जाना लगा रहेगा। दीक्षा डॉक्टर शैलजा की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाती हुई कहती है। उसके चेहरे पर आई बड़ी सी मुस्कुराहट तब तक कायम रही जब तक डॉक्टर ने उससे हैंडशेक करते हुए ये नहीं कह दिया कि सक्षम इस सेंटर का ट्रस्टी है। काफ़ी समय से हम इन्हें जानते हैं, लगभग 3 साल से यहाँ आ रहे हैं। दीक्षा ने फौरन उनका हाथ छोड़ दिया और इधर उधर देखने लगी। सक्षम की तो बोहें चढ़ गई ये देखकर कि यह लड़की कितनी मुंहफट और बेअदब लड़की है, पर फिर भी वह बिल्कुल खामोश था। उसने एक बार भी उसके व्यवहार के प्रति कुछ भी नहीं कहा। डॉक्टर, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। ओके सक्षम, लेट्स कम हियर। डॉक्टर और सक्षम वहां से उठकर थोड़ी ही दूर पर पर्दे के दूसरी साइड चले गए। वहां जाकर सक्षम उन्हें कुछ बातें थी जो बता रहा था, जिसे डॉक्टर शैलजा बहुत गौर से सुन रही थी। बीच बीच में वो दीक्षा की ओर देख भी रही थी। दीक्षा दोनों को अकेले में ऐसे क्या बात है सोचकर ही परेशान हो गई। उसके मन में अजीब से ख्यालात आने शुरू हो गए। कहीं ये मुझे बेहोश कर मेरी किडनी फेफड़े बेचने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा? ऐसा क्या बात है जो ये डॉक्टर से अकेले खोपचे में जाकर ही कर रहा है? हे रब, मेरी रक्षा करना, कहीं इसके इरादे नेक ना हुए और ये मेरी किडनी बेचने वाले गिरोह से निकला तो मेरी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। अपने दोनों हाथों के नाखूनों को आपस में रगड़कर वो अजीब अजीब से अनाप शनाप ख्याल सोचे जा रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर और सक्षम वापस आकर अपनी चेयर पर बैठ गए। ठीक है, फिर तुम दोनों के कुछ टेस्ट करने होंगे। कैसे टेस्ट? घबराइए मत, बस आपके ब्लड के कुछ सैंपल्स चाहिए। आइए इधर। दीक्षा और सक्षम ने अपने ब्लड के सैंपल कलेक्ट करवाए। पहले सक्षम ने, फिर दीक्षा ब्लड सैंपल देने के लिए बेड पर लेट गई। डॉक्टर ने उसका थोड़ा ही ब्लड लेने के लिए कहा था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और ब्लड की कमी बच्चे की ग्रोथ को इफेक्ट कर सकती थी। इंजेक्शन की इतनी लंबी सुई देखकर ही हमेशा झांसी की रानी बने रहने वाली दीक्षा के तो पसीने छूटने लगे। नर्स जैसे ही सुई उसके हाथ के करीब लाई, दीक्षा ने सक्षम की हथेलियों में अपने हाथ रख दिया। उसने कसकर उसके हाथ को भींच लिया। उसके मुलायम गर्म हाथ ने कब
सक्षम के ठंडे हाथ को स्पर्श किया तो उसके चेहरे की नसें सख्त हो गई। उसने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। दीक्षा के बड़े बड़े नुकीले नाखून सक्षम के हथेलियों में गल रहे थे, पर इतने दर्द में उसने दीक्षा का हाथ नहीं झटका। सुई निकलते ही दीक्षा ने उसका हाथ छोड़ अपने जख्म पर रुई रख ली। सालिम लोग, कितने बेदर्दी से मुझे सुई लगाई है। जहाँ सुई लगी थी दीक्षा वहाँ अपने मुंह से फूंक मारने लगी। सक्षम ने उसकी ओर एक नज़र देखा और वहाँ रखे डेटॉल की शीशी में से रुई पर थोड़ा सा लेकर उसकी ओर बढ़ा दिया। हाथ लगाने से इन्फेक्शन हो सकता है। उसने सक्षम की तरफ देखा, फिर वापस से अपनी चोट को देखते हुए उसके हाथ से रुई ले ली। अगले दिन फिर से वो दोनों उसी सेंटर में बैठे रिपोर्ट्स आने का इंतजार कर रहे थे। सक्षम बेचैनी से वो अपने हाथ में पकड़े आईफोन को हिलाते हुए इधर उधर पूरे कैबिन में टहल रहा था। उसके केवल बेचैन हाथों को देखकर ही कोई बता सकता था कि वो परेशान है, वरना चेहरे पर तो फिक्र की एक लकीर भी नहीं थी। उसके दीक्षा कुछ देर ही यूं ही उसे देखती रही, फिर बास्केट में रखे 4 केले और सेब खा गई। बहुत दिनों बाद उसने फ्रूट्स खाए थे, इसीलिए वो बास्केट में रखे सभी फल खा गई। सक्षम की नज़र जब दीक्षा के पास रखी उस बास्केट पर गई तो वह दीक्षा को ही देखने लगा कि कैसे जन्मों जन्मांतर की भूखी हो। दीक्षा ने भी जब उसे खुद को देखते हुए देखा, सक्षम झेप गया। और सुन, एक बात तो बता। सक्षम जो उसके बेड के सामने वाले सोफे पर ही बैठा हुआ था, उसने अपनी आंखों से उसे मंजूरी दी पूछने की, तू हमेशा से ऐसा ही है या बचपन में किसी ने ज़्यादा बोलने पर पीट दिया था? कुछ तो बोल लिया कर। मैं इंट्रोवर्ट नेचर रखता हूँ, इसीलिए ज़्यादा बात नहीं करता। बड़ा अजीब है रे तू। इस बारे में वो कुछ नहीं कहता, बस सोफे पर कंफर्टेबल होते हुए अपने दोनों हाथ फोल्ड कर सर सोफे पर टिकाकर सेंटर की छत की ओर देखने लगता है। लेकिन दीक्षा कभी चुप बैठ नहीं सकती थी। वो वीआईपी बेड पर आलती पालती मारती हुई अपना हाथ ठुड्डी पर टिकाए सक्षम को देखते हुए कहती है, और सुन। जी कहिए। सक्षम अभी भी छत को ही ताक रहा था। थोपड़ा इधर करके बात नहीं कर सकता? आपको कुछ पूछना है? उसी मुद्रा में वो बोला। हाँ, बहुत कुछ। कहिए। तू अब उनको यहाँ क्यों लाया है? दीक्षा बेड पर अपने पैर फैलाकर आराम से बैठती हुई पूछती है। बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। देख, अगर तू किसी किड्नी फेफड़े चोर गिरोह से निकला ना तो ध्यान रखियो, मैं बहुत डेंजर हूँ। उसकी नादान बिना सिर पैर की बातें सुन सक्षम हल्का सा मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसका चेहरा छत की तरफ था, इसीलिए दीक्षा उसके चेहरे पर आई स्माइल को नहीं देख पाती। दीक्षा उसका फिर कोई जवाब ना पाकर बहुत गुस्सा होती है और उसकी ओर से मुंह फेर कर साइड में रखे डॉक्टर के इक्विपमेंट्स को देखने लगती है। सक्षम अपना सिर ऊपर करे बहुत कुछ सोच रहा था कि तभी उसने अपनी मुट्ठी हल्की सी बंद की और दर्द का एहसास हुआ। ये दीक्षा की दी हुई निशानी थी, जो उनकी दूसरी मुलाकात का परिणाम भी था। सक्षम के दिमाग में उस रात की सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो अपना चेहरा दीक्षा की ओर कर उसे वहाँ रखे इक्विपमेंट से खेलता हुआ देखता है, फिर नजरें फेर लेता है। आज ना जाने उनकी ज़िंदगी में कैसा तूफान आने वाला था। क्या होगा रिपोर्ट्स में, यही सोचकर सक्षम गहरी सांसें लेता है। तभी नर्स अंदर कैबिन में एंटर होती है और साथ में डॉक्टर शैलजा भी। डॉक्टर शैलजा को देख सक्षम गंभीर मुद्रा में खड़ा हो जाता है। दीक्षा भी बेड से उतरकर वहीं खड़ी होकर उन्हें देखने लग जाती है। आइए, आप दोनों बैठिए। सक्षम और दीक्षा चेयर पर बैठ जाते हैं। डॉक्टर उनके सामने ही रिपोर्ट्स रख देती है और एक स्माइल के साथ कहती है, सक्षम, मैंने तुम्हारा बेबी का डीएनए टेस्ट किया और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि तुम बाप बनने वाले हो। हाँ सक्षम, ये तुम्हारा ही बच्चा है। बेबी का और तुम्हारा डीएनए मैच हो गया है। सक्षम, बेबी और तुम्हारा डीएनए मैच हो गया, रिजल्ट भी पॉजिटिव आए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर गोइंग टू बी अ फादर। तुम पिता बनने वाले हो। डॉक्टर के चेहरे की खुशी ने सक्षम के चेहरे का रंग उड़ा दिया था। दीक्षा को अब समझ आया कि ये सब टेस्ट और यहाँ लाने की असल वजह थी। सक्षम अपने सामने पड़ी रिपोर्ट्स को पढ़ने लगा। उसके माथे पर चिंता की लकीरें पड़ चुकी थी। चेहरे पर खुशी से ज़्यादा हैरानी के भाव थे। उसने अपने कांपते हुए हाथों से रिपोर्ट बंद की। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी भाव नहीं थे। उसके भावहीन चेहरे को देख कर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। डॉक्टर, यू नो इट्स इम्पॉसिबल। सक्षम की आवाज़ में कपकपी थी। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। 98% चांसेस थे कि पॉसिबल नहीं हो, बट 2% पॉसिबिलिटी थी। पर डॉक्टर उस बात के बाद तो उसने बात अधूरी छोड़ दी। आई मीन, हाउ इज़ दिस पॉसिबल? सक्षम, ऐसे केसेस में इंसान की मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सकती है। फिर तुमने बताया था कि उस रात तुमने ड्रिंक की थी, दैट्स मीन तुम डिप्रेस्ड नहीं थे। हो सकता है तुम अग्रेसिव भी हो गए हो। देन दीक्षा की ओर देखती हुई, शी इज़ ऑल्सो क्वाइट यंग और इस एज में ईजिली कंसीव कर सकती हैं। आर यू श्योर? सक्षम की धमकड़े पहले से ही बढ़ चुकी थी। दिल के अंदर के तूफान को उसने थाम कर अपने अंदर संभाल कर रखा था, किसी के भी सामने जाहिर नहीं होने दिया था। यस, आई एम श्योर सक्षम, बट व्हाट? ये तुम्हारा पहला और आखिरी बच्चा होगा सक्षम। इसके बाद फिर तुम कभी, डॉक्टर शैलजा कहते हुए आगे बात
पूरी नहीं करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड सक्षम। बस इतना ही कहती हुई वो अपनी कुर्सी छोड़ वहाँ से बाहर चली जाती है। दीक्षा इस सिचुएशन में बिल्कुल खामोश थी। उसे समझ ही नहीं आया कि डॉक्टर ने आखिर सक्षम से ऐसा क्यों कहा। वो सक्षम की ओर चेहरा कर उसे देखती है। अभी भी वो बस पलक उसके सामने रखी रिपोर्ट को ही देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बिल्कुल शून्य स्थिति में वो चुप था। पर सक्षम ही जानता था कि उसके अंदर कितना बड़ा तूफान उमड़ रहा है। उसके जहन में बार बार रह रहकर डॉक्टर के कहे हुए आखिरी शब्द गूंज रहे थे, ये तुम्हारा पहला और आखिरी बच्चा होगा, फिर कभी भी तुम। सक्षम अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और बिना दीक्षा की ओर देखे वो फौरन कैबिन से बाहर निकल जाता है। दीक्षा उसे इतनी जल्दी में जाता देख बस वहाँ बैठी देखती रह जाती है। इसे क्या हुआ, इतनी जल्दी में मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चला गया। दीक्षा खुद से कहते हुए बहुत परेशान हो जाती है और वहाँ से वापस वो भी सक्षम के पीछे पीछे पार्किंग एरिया में आ जाती है। वहाँ कोई भी नहीं था, पर किसी की सिसकियों की आवाज़ वो साफ सुन सकती थी। उसने अपने आसपास देखा, वहाँ एक पक्षी तक नहीं था। फिर रोने की आवाज़ तो बहुत दूर की बात रही। दीक्षा थोड़ा आगे बढ़कर गई जहाँ सक्षम की पार्क खड़ी थी। दीक्षा के कदम वहीं ठिठक गए। अपनी हैरत से खुली हुई आंखों से वो सामने सक्षम को ही एकटक देखे जा रही थी। कार के ऊपर अपना हाथ रखे सक्षम की आंखें नम थी। उसकी आंखों ने आंसू को काबिज कर अपने अंदर ही जमा लिया था, पर उसके दिल से निकली सिसकियाँ उन आंसुओं को बहने से रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू पिघलकर उसके चेहरे पर आकर रुक गए थे। उसने अपने हाथों की मुट्ठियाँ टाइट करके भींच रखी थी। दीक्षा ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी आदमी को रोते हुए देखा था, वरना बचपन से ही सुनती आई है कि रोने का अधिकार केवल लड़कियों के पास ही आरक्षित है, लड़कों का इससे कोई नाता नहीं। लेकिन आज उसका ये भ्रम भी टूट चुका था। दीक्षा अपने पैरों को सक्षम के पास जाने से रोक ना पाई। उसने सक्षम के कंधे पर सहानुभूति से हाथ रखकर पहली बार उसका नाम लेकर उसे पुकारा, सक्षम। स्पर्श अपने कंधे पर महसूस होते ही अपनी नम आंखों से उसने दीक्षा की ओर देखा। निढाल वो अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी गर्दन झुकी हुई। सक्षम से इसी हरकत की उम्मीद उसने कभी नहीं की थी। वो खड़ी बस उसे एकटक हैरत से देखती रही। दीक्षा के ठंडे हाथ को अपने हाथ में लेते हुए सक्षम उसकी ओर देखने लगा। कांट बिलीव, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मेरा बच्चा है। मैं भी डैड की तरह ही डैड बनने वाला हूँ। मेरा अपना खून, मेरी ही तरह, मेरा अंश, मेरा बच्चा। सक्षम किसी बच्चे की भांति दीक्षा के पेट को अपने कांपते हुए हाथों से छूते हुए कहता है। उसकी आंखों में अजीब सा बरसों पुराना दर्द छुपा था, जिसे दीक्षा भांप चुकी थी। उसने अपने कदम पीछे लेने चाहे, पर सक्षम ने आगे बढ़कर उसके टमी को अपने होठों से चूम लिया। दीक्षा की आंखें भर आई। मेरे जीने की वजह मुझे मिल गई दीक्षा। उसने पहली बार दीक्षा का नाम लेकर उसे पुकारा। मॉम डैड कितना खुश होंगे ये जानकर कि वो दादा दादी बनने वाले हैं। सब कितने खुश होंगे और उस खुशी की वजह सिर्फ आप ही हो दीक्षा। शुक्रिया जैसा शब्द तो बहुत छोटा है आपके इस एहसान के आगे। आप मेरे बच्चे को जन्म इस दुनिया में लाओगी, मेरे करीब, मेरे पास हमेशा के लिए वो होगा। अपनी आंखों में उमड़ रही हजारों उम्मीदों से वो दीक्षा से कह रहा था, पर ये तो दीक्षा नहीं चाहती थी कि वो किसी और मकसद से यहाँ आई थी। उसे सक्षम या ये बच्चा नहीं चाहिए था, उसे तो अपना सपना चाहिए था जिससे वो बहुत प्यार करती थी। दीक्षा सक्षम का हाथ छटकते हुए पीछे हट गई। उसकी इस हरकत से सक्षम का चेहरा कस गया। उसने नाराज़गी से अपना चेहरा उठाकर उसे देखा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मेरा मकसद तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया में लाना नहीं है। मेरे सपने तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा बड़े हैं, जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ, ना कि तुम्हारे साथ मिलकर ये घर घर खेलना। सक्षम अपनी जगह से उठ जाता है। उसकी आंखों में उम्मीद की जगह हजारों सवालों ने ले ली थी। ये आप क्या कह रही हैं दीक्षा? सच कह रही हूँ, जो हकीकत है वही कह रही हूँ। मैं तुम्हारे पास सिर्फ इस बच्चे के अबॉर्शन के लिए पैसे लेने आई थी। मेरा और कोई मकसद नहीं था यहाँ आने का। तुम तो नाहक ही मेरे पीछे पड़ गए। ना जाने कितने सपने संजो लिए तुमने। अबॉर्शन सुनकर ही सक्षम की मुठ्ठियाँ भिज गई। दीक्षा इस बात का अंदाज़ा तक नहीं लगा सकती थी कि सक्षम इस वक्त कितने गुस्से में भर चुका था। अभी तक वो उसके अच्छे से पेश आ रहा था, पर अपने बच्चे के खिलाफ कुछ भी गलत उसकी बर्दाश्त सीमा से परे था। उसने दीक्षा के बाजों को अपने हाथों से ज़ोर से पकड़ लिया। उसकी उंगलियों के निशान दीक्षा के बाजों पर पड़ने लगे। उसने अपनी तेज़ी से उसे जकड़ा था। खबरदार, जो अबॉर्शन जैसा शब्द आपकी ज़बान पर दोबारा काबिज हुआ तो वरना तो क्या? हाँ, एक बार नहीं, अब तो 1000 बार होगा। और क्यों ना हो, ये बच्चा तुम्हारी उस रात की गलती का नतीजा है और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आफत। दीक्षा गुस्से से सक्षम की तरफ देखते हुए बोली। दीक्षा, सक्षम जोर से उस पर चिल्लाया। मानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन मेरा बच्चा गलती नहीं है। याद हो तो आप भी पूरी तरह से इस गलती में भागीदार हैं। इस लिहाज से मैं भी आपके ऊपर लगा सकता हूँ।
तुम क्या इल्ज़ाम लगाएगा? किस्मत के साथ खिलवाड़ तो मेरा हुआ है। जो मेरा हाथ आया, इतना अच्छा मौका मुझे सिर्फ इस मनहूस बच्चे की वजह से गंवाना पड़ रहा है। सक्षम ने अपने हाथों की पकड़ और भी ज़्यादा सख्त कर दी। अब दीक्षा को अपने बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होने लगा था। मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी कहने से पहले सोच लीजिएगा, वरना अभी तक सक्षम की शराफत देखी थी। सक्षम ठाकुर के गुस्से के आगे तो खाक बनकर रह जाएंगी आप। वो गुस्से से दीक्षा की आंखों में देखते हुए कहता है। उसकी आंखों में सच्चाई छुपी थी। धोखेबाज इंसान, तेरे कहने पर मैं यहाँ आई ताकि तू मुझे पैसे देगा, और अब जब पता चला कि ये बच्चा ही तेरा है तो मुझ पर ज़बरदस्ती कर रहा है, मुझे धमकी दे रहा है। मेरी बात अपने कानों में शीशे की तरह घोल कर डाल ले। दीक्षा कमज़ोर नहीं है, ये तू अपने ऑफिस में गार्ड्स का हाल देखकर समझ चुका होगा। तो मुझसे तो ज़बरदस्ती ना ही की और धमकी दी ना, तो बच्चा तो तुझे मिलने से रहा। मैं छत से कूद जाऊंगी, रोड पर चलती हुई कार के आगे टकरा जाऊंगी, इस बच्चे को मार दूंगी। दीक्षा अपने आखिरी शब्द पूरे कर पाती इससे पहले अगले ही पल सक्षम का हाथ उठ गया। दीक्षा अपनी आंखें डर से भींचकर वहीं जम गई। उसके आखिरी शब्दों के पूरा होने से पहले अगले ही क्षण सक्षम का हाथ उस पर उठ गया। दीक्षा अपनी आंखें डर से भींचे वहीं जम गई, पर सक्षम ने अपने गुस्से पर काबू करते हुए अपना हाथ हवा में ही रोक लिया। उसने अपने हाथों की गिरफ्त से दीक्षा को आज़ाद कर दिया और आसमान की ओर शर्मिंदगी से देखने लगा, क्योंकि दीक्षा का सामना करने की उसे हिम्मत नहीं थी। पहली बार आज किसी लड़की पर हाथ उठाने की गुस्ताखी की है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अपने चेहरे को सही सलामत देख और सक्षम की कमज़ोर सी मध्यम आवाज़ सुन दीक्षा ने डरते डरते अपनी आंखें खोली, फिर उसकी ओर नफरत से देखने लगी। उसका बस चलता तो अभी उसे जोर का थप्पड़ जड़ देती, पर खुद पर काबू रखने की उसने पूरी कोशिश की। समझते क्या हो तुम खुद को? अमीर हो तो सब कुछ खरीद सकते हो। तुमने मुझ पर हाथ उठाने की जुर्रत भी कैसे की? तुम्हें सिर्फ अपना बच्चा दिखता है, मेरा करियर, मेरा भविष्य कुछ नहीं दिखता। और भला दिखेगा भी क्यों? मैं लगती ही क्या हूँ तुम्हारी? जानते भी हो तुम मांग क्या रहे हो मुझसे? एक बिन ब्याही माँ बनना इस समाज की नज़रों में जिंदा मौत से भी बदतर होता है। माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछती हुई दीक्षा वहाँ से जाने लगी। तभी उसका हाथ पकड़कर सक्षम उसे जाने से रोक लेता है। उसकी ओर मुड़कर कहता है, मुझसे शादी करोगी? दीक्षा भौचक्की से उसे मुड़कर देखने लगती है। बोलिए, करेंगी मुझसे शादी? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? ये शादी मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए करना चाहता हूँ, साथ ही आपके सपने को पूरा करने का जिम्मा भी मैं उठाऊंगा। मजाक मुझे पसंद नहीं, लेकिन ये सच है। मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रह सकती। तुम जिंदगी भर की बात करते हो। दीक्षा, मैं आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। जब चाहे आप इस बंधन से आज़ाद हो सकती हैं। शादी नाम के शब्द से ही मुझे बेइंतहा नफरत है। आइंदा मेरे सामने शब्द लिया तो खैर नहीं होगी। शादी से नफरत है, बच्चे से नफरत है, फिर मोहब्बत है किससे? सक्षम उसके बर्ताव से परेशान हो चुका था। उसका यूँ बार बार बात अधूरी छोड़कर भागने से वो अखर कर बोला, नहीं है मुझे किसी से प्यार, नहीं पसंद कोई मुझे। अब बस करो और मेरा पीछा छोड़ दो। नहीं छोड़ सकता, मुझे अपना बच्चा चाहिए। अपना मुंह बंद करो। गुस्से से उसकी कार पर लात मारती हुई वो आगे बढ़ गई। दीक्षा, प्लीज़ मेरी बात सुनो। सक्षम उसे समझाने की कोशिश करता है, पर दीक्षा थी कि उसकी कोई भी बात सुनने की कोशिश ही नहीं करना चाहती थी। वो पैदल ही वहाँ से निकल पड़ी। आपका ऐसे चलना ठीक नहीं होगा, आप रुक जाएं। मेरी बात सुने दीक्षा। सक्षम उसे लगातार आवाज़ देकर रोकने की कोशिश कर रहा था, पर दीक्षा अपनी आंखों में आंसू भरे बस वहाँ से फौरन जाना चाहती थी। सक्षम के द्वारा उठाया गया हाथ उसे अपने अतीत में खींच लाया था। चाहकर भी वो उसकी बात मानकर वहाँ रुक नहीं सकती थी। दीक्षा, मैं आपको वो सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ जो आपको चाहिए। कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ रुक जाएं। दीक्षा के कदम वहीं ठिठक कर रुक गए। वो पीछे पलटी। कोई भी कीमत? हाँ दीक्षा, अगर यही सही है तो मैं अपने बच्चे के लिए आपको कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। दीक्षा चलकर सक्षम के पास आई, उसकी शर्ट से उसे खींचती हुई। खरीद रहा है मुझे? नहीं, मैं चुप। अपना ज़मीर बेच दूँ, अभी इतनी मजबूर नहीं हुई हूँ मैं। बेहतर होगा मेरा पीछा छोड़ दे, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, बस मुझे जो चाहिए वो मुझे दे दो। उसकी शर्ट छोड़ते हुए दीक्षा उसे खुद से दूर करती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने शुरू हो गए थे। उसे खींच हो रही थी उससे। उसे ऐसे रोता देख सक्षम उसके कंधे पर हाथ रखता है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। दीक्षा पहले एक नज़र अपने कंधे की ओर देखती है, फिर उसका हाथ अपने कंधे से और झटक देती है। तुम झूठे फरेबी इंसान हो। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। जी लूँगी मैं अकेले, कुछ भी करके, लेकिन तुम्हारे कोड़े भी नहीं लूँगी। कहते हुए दीक्षा सामने से आ रही टैक्सी को हाथ दिखाकर रोकती है और सक्षम को खुद से दूर करती हुई फटाफट उस टैक्सी में बैठकर उससे दूर जाने लगती है। दीक्षा की इस हरकत से सक्षम का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। जैसे जैसे वो टैक्सी उसकी आंखों से ओझल हुई, वैसे ही सक्षम ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी मुट्ठी ज़मीन पर पड़ी रेत को भींचती हुई कस गई। दीक्षा, सक्षम जोर से चिल्लाया।
सक्षम उसे ऐसे चिल्लाता देख पारस उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखते हुए बोला, जो उसकी लोकेशन ट्रैक करता हुआ यहाँ तक पहुँचा था। उसके साथ बाकी गार्ड्स भी वहाँ मौजूद थे। मुझे वो लड़की चाहिए। पारस सामने जाती हुई टैक्सी की ओर देखता है, कहता है मिल जाएगी। इधर दीक्षा अपने घर पहुंचती है। उसकी आंखें बुरी तरह से लाल थी। कमरे में पहुंचते ही वो लाइट्स ऑन कर बाथरूम में चली जाती है। जब बाहर मुंह धोकर आती है तो सामने मोनी खड़ी थी। कुछ मत पूछो, क्योंकि मैं भी बताने के मूड में नहीं हूँ, बहुत थक चुकी हूँ, कहते हुए वो बिना मोनी के जवाब का इंतजार किए बेड पर चादर तान कर लेट जाती है। अगले दिन की सुबह अंधेरे में लीन एक स्टोर रूम जैसे कमरे में किसी के रोने की सिसकियां सुनाई दे रही थी। दो नन्हे नन्हे से कदमों पर कोड़ों के मारने के निशान थे। बिखरे हुए बाल, चेहरे पर खौफ, रस्सी से बंधे उसके हाथों से खून रिसकर उसके आसपास जमीन पर फैल चुका था। लगभग 10 साल की वो छोटी सी बच्ची उस अंधेरे कमरे में रस्सियों से बंधी सुबक रही थी कि तभी किसी के 2 हाथों से उस कमरे की लाइट ऑन की। उस शख्स के हाथों में बेल्ट थी और वो उस लड़की की ओर गुस्से से देखते हुए आगे बढ़ रहा था। बच्ची डर के मारे बुरी तरह से कांपने लगी। नो नो पापा नो। वो सुबकती हुई उस आदमी को, जो कि उसका पापा था, उससे मना कर रही थी, पर उस इंसान ने इतनी पी रखी थी कि उसे सही गलत कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो जालिमों की तरह उस पर टूट पड़ा। उसने उस मासूम बच्ची पर बेल्टें बरसानी शुरू कर दी। नहीं। पसीने से लथपथ दीक्षा हड़बड़ाती हुई अपने बिस्तर से उठी। उसकी आंखें खौफ से फैल चुकी थी, हाथ पांव कांप रहे थे। दिशु, तू ठीक तो है ना? ये ले पानी पी। मोनी ने उसे पास रखे पानी के जार से एक गिलास पानी देते हुए कहा। फिर उसकी पीठ थपथपाने लगी। अब कैसा लग रहा है? फिर वही सपना आया ना? क्या करूं, ये मेरा सच है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ता। दीक्षा एक और सच नीचे तेरा इंतजार कर रहा है। दीक्षा के माथे पर शिकन उभर गई। मतलब सक्षम आया है नीचे। मोनी गंभीर मुद्रा में उसे देखती हुई बोली। तो दीक्षा ने खुद पर से ब्लैंकेट हटाई और नाइट ड्रेस में ही नीचे चली गई। सक्षम नीचे सोफे पर बैठा हुआ था। वो चाची से हंस हंस कर बातें कर रहा था। साथ ही टेबल पर बहुत सारे तोहफे भी रखे हुए थे। चाची के चेहरे की खुशी साफ जाहिर कर रही थी कि सक्षम ने इस घर में घुसने की चाबी अपने हत्थे कर ली है। लेकिन उसे अपने घर में देख दीक्षा की आंखों में खून उतर आया। वो सीढ़ियों से उतरती हुई सीधा उसी की ओर बढ़ गई। सक्षम की नज़र जब उस पर गई तो वहीं ठहर गई। सुबह सुबह रात की नाइट ड्रेस में बिखरे हुए बालों के साथ भी वो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही थी। पर ख्यालों को झटकते हुए सक्षम अपनी नजरें झुका लेता है। दीक्षा के सर पर बस गुस्सा सवार था। वो तेज बढ़ते कदमों से उसी की ओर आगे बढ़ रही थी कि सोफे से उसका पैर लग गया। लड़खड़ाकर वो गिरने ही वाली थी कि सक्षम ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया। उसको कंधों से मजबूती से पकड़कर दीक्षा उसकी बाहों में झूल गई। संभल कर, कहते हुए उसने दीक्षा को खुद से अलग किया। अरे दिशु, तो उठ गई, हाय ना? चाची कुर्सी से खड़ी हो अपने सीने पर हाथ रखकर सांस रोक बोली। हाँ हाँ चाची, मैं ठीक हूँ। दीक्षा अपनी नाइट ड्रेस ठीक करती हुई बोली। तूने बता ना हतो कि तुम्हारी जॉब लग गई। आज तुम्हारे ऑफिस से ये जनाब तोहरे को लेटर देने आए हते। तो सक्षम का ये प्लान था। दीक्षा उसकी ओर घूर कर देखती है तो सक्षम चाची की ओर पलटता है। अगर आप इजाज़त दे तो मैं मिस दीक्षा से कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ ज़रूर, बात कर ले इसे। दीक्षा चुपचाप किसी बच्चे की भांति अपना मुंह लटकाए उसे नीचे चाची के कमरे में ले जाती है। इस वक्त सिर्फ वहाँ सक्षम और दीक्षा ही थी। सक्षम पहले गेट बंद करता है, फिर जैसे ही उसकी ओर पलटता है तब तक दीक्षा उस पर झपट पड़ती है। 1000 बेहुदा इंसान मरे होंगे जब तू पैदा हुआ होगा। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? और क्या बहाना बनाया तूने? नौकरी देगा तू मुझे? मैं कह दे रही हूँ यहाँ से कट ले, वरना क्या करेंगी आप? दीक्षा सक्षम पर राशन पानी लेकर चढ़ चुकी थी, लेकिन वो ये बात भूल चुकी थी कि वो उसके कितने पास आ गई थी। सक्षम उसकी कमर के इर्द गिर्द अपनी मजबूत बाजुओं का पहरा बना लेता है। फिर हिम्मत बेखौफ उससे कहता है, मुझे छोड़, वरना चिल्लाकर सबको यहाँ बुला लूँगी। आप जब यहाँ आई थी तो देख ही चुके होंगे कितनी खुशी थी आपकी चाची के चेहरे पर जब मैंने एडवांस सैलरी कहकर उन्हें 50,000 दिए। अगर आप उन्हें ये बताएंगे कि आप मेरे बच्चे की माँ बनने वाले हैं, तब उनका दिल कितनी दफ़ा टूटेगा, इसके बारे में सोचा है आपने? इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है? नहीं, बस आपकी कुछ जिम्मेदारी है उन्हीं का एहसास दिलाना हूँ, जिसे आप अपने सपने के पीछे छोड़ के चली आई हैं और इस वक्त भी यही कर रही हैं। दीक्षा, पता है मैं चाहूँ तो आपके साथ ज़बरदस्ती भी कर सकता था, लेकिन मेरी तरबियत मुझे ऐसा करने से रोक लेती है। इसीलिए मैं यहाँ पहले सही तरीके को अपनाकर बात करने चला आया। इसमें आप ही की भलाई है। अगर आप मेरे साथ चलें तो, और नहीं चली तो? सक्षम ठाकुर को हर वो चीज़ चाहिए होती है जिस पर उसका अधिकार है, और ये मेरा एक ही असूल है, जो मेरा नहीं उसे मैं देखता तक नहीं, लेकिन जो मेरा है उसे मैं हासिल करके ही मानता हूँ। आपकी मर्ज़ी से या फिर ज़बरदस्ती से आपको मेरे पास आना ही होगा। ज़बरदस्ती करोगे? बेशक, अगर आपका जवाब ना हुआ तो? नहीं आऊँगी।
दीक्षा की आंखों में साफ इनकार था, पर उस इनकार को हाँ में बदलना सक्षम को बखूबी आता था। एक दिन की मोहलत देता हूँ, कल सुबह के सूरज की पहली किरण पड़ने से पहले मेरे लोग आपको लेने आ जाएंगे। अगर मर्जी से आती हैं तो आपकी ही सहूलत के लिए अच्छा होगा, वरना मैंने ज़बरदस्ती की तो दीक्षा के चेहरे के बेहद करीब बढ़ते हुए मोहल्ले के सामने से उठा कर ले जाऊंगा। दीक्षा अचंभित उस स्थिति को बस स्तब्ध खड़ी रह गई। अभी तक सक्षम का शरीफ रूप ही उसने देखा था, पर आज उसका डेविल अवतार देखकर तो वो दंग ही रह गई। अपनी आंखों पर ब्लैक सन ग्लासेस पहनते हुए वो रूम का गेट खोलकर वापस बाहर चला आया। दीक्षा वहां खड़ी उसे जाता बस देखती रह गई। उसके कानों में बार बार उसके शब्द किसी तीर से छोड़े बाण की तरह आकर चुभ रहे थे। चलता हूँ चाची जी, सुबह कार आ जाएगी, आप मिस दीक्षा को अच्छे से भेज दीजिएगा। नमस्ते। चाची को प्रणाम कर वो घर से बाहर निकलकर अपनी ब्लैक BMW में बैठ गया। कार के शीशे से आखिरी बार उसकी निगाहें रूम की खिड़की से बाहर की ओर ही देखती हुई दीक्षा से टकराई। वो मुस्कुरा दिया और दीक्षा खींचते हुए वहां से हट गई। अलमीरा में रखी एक छोटी सी तस्वीर को दीक्षा बड़ी ही ध्यान से देख रही थी। उस तस्वीर में जो औरत थी, उसके चेहरे पर सिर्फ मायूसी के भाव का कोई नामो निशान नहीं था। कहने को वो उसकी शादी की तस्वीर लग रही थी। उस तस्वीर में से फाड़ कर किसी को अलग किया गया था शायद। दीक्षा ने उस ब्लैक इन वाइट तस्वीर को छुआ। उसकी आंखों में अपनी माँ के कहे 3 शब्द गूंज उठे, शोहरत, पैसा और इज्जत। दीक्षा ने अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली। उसकी आंखों में कई सपने थे, पर उसकी माँ के कहे इन 3 शब्दों के आगे सब फीके पड़ जाती। क्या सोचा फिर? दीक्षा ने झटके से अलमीरा बंद कर दी और अपने आंसू को पोंछ मोनी की तरफ पलटी। सोचना क्या है, मैं ये नहीं कर सकती। दीक्षा, तू यह सिर्फ इसीलिए कह रही है कि तुझे डर है कि कहीं सक्षम भी तेरे पापा की तरह निकला तो? दीक्षा गुस्से से जलती हुई आंखों से उसकी ओर देखती है। मोनी वही मौन धारण कर लेती है। दीक्षा नफरत और गुस्से की ज्वाला से दहकती हुई बेड पर पड़े सारे तकियों को जमीन पर लाकर पटकने लगी। नहीं है वो मेरा बाप, आइंदा से उसे मेरा कोई रिश्ता मत जोड़ना, समझी? जोड़ूंगी, एक दफ़ा नहीं 1000 बार जोड़ूंगी। और क्यों ना जोड़ूं? तू भी तो उन्हें इस दुनिया से जोड़ कर बैठी है, और हकीकत तो यही है ना कि तू हर आदमी में बस अपने बाप को ही ढूंढती है। और ज़रा सोच दीक्षा, जो बंदा इतना बड़ा इंसान होकर खुद इस झोपड़ी जैसे घर में चलकर आया है, किसके लिए? सिर्फ एक बच्चे के लिए, पेट में पल रहा है। मोनी, मुझे कुछ नहीं सुनना। दीक्षा अपने कानों पर हाथ रख बैठ के कोने पर बैठ जाती है। मोनी उसके कानों से हाथ हटाकर बोलती है, सुनना तो पड़ेगा तुझे आज, क्योंकि एक फैसला तेरा पूरा फ्यूचर तय करेगा। दीक्षा उसकी ओर देखती है। मोनी उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरती हुई बोली, सक्षम अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है, उसके बिना किसी ज़बरदस्ती के तेरे मान रखा। चाची से इजाज़त लेके घर आ गया, वरना वो चाहता तो तेरे साथ ज़बरदस्ती कर तुझे अगवा भी कर सकता था। पर ये सब वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए ही कर रहा है। वो एक अच्छा पिता बनेगा। नहीं नहीं, वो बहुत अमीर है, हर चीज़ खरीद सकता है। फिर एक बच्चा उसके लिए क्या चीज़ है? ज़रूर वो मेरे बच्चे के साथ वही करेगा जो मेरे साथ। दीक्षा, मोनी ने उसके कंधे को झंझोड़ कर उसे वर्तमान में लाने की कोशिश की। तुझे बच्चे की फिक्र है तो उसे अबॉर्ट क्यों करवाना चाहती है? मोनी, तू कहना क्या चाहती है? मैं बस दीक्षा, मैंने जो कहना था कह दिया, अब तेरी मर्जी, फैसला तुझे लेना है। अबॉर्ट करवा सके इतने पैसे नहीं है और न ही पालने की हैसियत। दीक्षा मोनी को बस हैरत से देखे जा रही थी। पहली बार उसे इतने गुस्से में देखा था। मोनी रूम से बस चुपचाप जाने लगती है। आज मेरी माँ जैसी बहन भी मेरे खिलाफ हो गई। मेरी आंखों में आंसू देख जिसका दिल तड़प उठता था, आज वही मुझे रोता हुआ छोड़कर मुंह मोड़ रही है। दीक्षा, जिंदगी की जंग इंसान को अकेले ही लड़नी पड़ती है। तलवार थाम कर डराने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन जिगर के दम पर लड़ने वाले बहुत कम। हमेशा मैंने सिर्फ तुझे सहारा दिया क्योंकि तेरे अंदर कुछ कर गुजरने की आग थी, पर आज तू अपने अतीत के सामने हार कर कायरों की तरह अपने वर्तमान को बर्बाद कर रही है। मैं इस बेवकूफ़ी में तेरा साथ नहीं दे सकती। तुझे अपनी जंग खुद लड़नी होगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। दीक्षा के जहन में हो रही उथल पुथल को तूफान का रूप मिल चुका था। उसके अतीत में हुई हर एक चीज़ तस्वीर बनकर उसके ऊपर हावी होने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सिर दीवार से टिका दिया। उसे उधर देखिए, नहीं ये यहाँ पर नहीं आएगा, आप इसे वहाँ ले जाइए। हाँ हाँ, बस उसे वहीं रख दीजिए। ओके फाइन। बड़े से फार्म हाउस के अंदर बहुत सारे मजदूर सामान से भरे बड़े बड़े बॉक्स अंदर ला रहे थे। सक्षम अपनी ढीली पड़ चुकी टाई के साथ माथे पर बिखरे बालों को साइड झटकता हुआ उन्हें सारा सामान कहाँ रखना है इसकी हिदायतें दे रहा था। आज काफ़ी बिजी लग रहा था वो। काम की थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। हे सक्षम, आज फार्म हाउस पर कैसे? पारस उस बड़े बॉक्स के ऊपर से उछाल लगाकर सक्षम के समीप आकर खड़ा हुआ। क्योंकि अब से मैं यहीं रहूँगा। व्हाट? मतलब अंकल आंटी ने घर से तेरा पत्ता साफ कर दिया? नहीं, फिर यहाँ अपना बसेरा क्यों बुन रहा है? सक्षम हल्का सा मुस्कुरा दिया। ये आशियाना मैं अपने लिए नहीं, किसी बेहद खास के लिए बना रहा हूँ। खास?
किस खास के लिए? पारस उसके सामने रखे बड़े से बॉक्स पर बैठता हुआ पूछता है। सक्षम थोड़ा झुककर साइड में रखे बॉक्स में से एक पिंक कलर की डॉल निकालते हुए बोला, इस खास के लिए। ये इस बच्चों के खेलने वाली गुड़िया के लिए? सक्षम उस डॉल की छोटी सी नाक को हाथ से प्यार से छूते हुए बोला, हाँ। सोच कर देख कितना सुकून मिलेगा ना जब वो छोटे छोटे से 2 हाथों से इससे खेलेगी, अपने नन्हे नन्हे कदमों से पूरा घर नाप लिया करेगी, मेरे कंधे पर बैठकर जब वो दुनिया देखेगी। सिर्फ एक फर्ज लगेगा जब वो मुझे कुछ मांगा करेगी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। सक्षम ने उस गुड़िया को चूम लिया और कसकर सीने से लगा लिया, मानो वो उसी का बच्चा हो। सक्षम की हरकत देख पारस मुंह फाड़े अपनी जगह से फौरन उठ खड़ा हुआ। अबे सनकी, ये डॉल है क्या? अश्लीलता कर रहा है सबके सामने, छोड़ इसे। पारस ने डॉल छीनकर साइड में रख दी। अबे पागलपन के दौरे पड़ने लगे क्या तुझे? किसी डॉक्टर वॉक्टर के पास चलें? ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा तू सोच रहा है। यह हरकत देख तो तुझ पर डाउट हो रहा है। सक्षम पारस की ओर पलटा फिर मुस्कुराहट के साथ बोला, मेहरबान हुआ है ऊपर वाला मुझ पर। ऐसी क्या मेहरबानी कर दी तुझ पर? गहरी सांस लेते हुए सक्षम पारस के कंधों पर अपना हाथ जमाता हुआ बोला, पारस, मैं बाप बनने वाला हूँ। सक्षम ने बेहद शालीनता से कहा और उसके जवाब के इंतजार में उसकी तरफ देखने लगा। मैं यकीन नहीं करता। पारस उससे 2 कदम पीछे हट गया। हैरत उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। यही सच है। ये कैसे हो सकता है? सक्षम ठीक उसी की तरह एक छोटे से बॉक्स पर बैठ जाता है। अपनी गर्दन झुकाए वो कहना शुरू करता है। रात के वक्त खाना हाथ में लेकर मोनी ऊपर के बने कमरे में आती है। रूम का दरवाज़ा बंद था जिसे वो हल्का सा धक्का देकर खोलती है। अंदर पूरे कमरे में धुएं का गुबार भरा हुआ था। मोनी का दम घुटने लगा। उसने फटाफट से रूम को सारी खिड़कियाँ खोल दी और फैन ऑन किया। धुआं इतना ज़्यादा था कि उसे ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद जब सारा धुआं छटा, मोनी ने अपने मुँह से कपड़ा हटाया। सिगरेट के धुएं ने उसकी सांसें फुला दी थी। थोड़ा पानी पीते हुए उसने बेड की साइड में बैठी हुई दीक्षा की ओर गौर किया। दोनों हाथों में सिगरेट जलाए वो अभी भी उसके कश ले रही थी। उसके आसपास हर जगह सिगरेट पड़ी हुई थी। मोनी ने हैरत से उस सिगरेट के डब्बे को उठाया जो पूरी तरीके से खाली था। उसमें लगभग 10 के करीब सिगरेट थी जो इस वक्त ज़मीन पर पड़ी थी। दीक्षा, मोनी उससे सिगरेट छीनकर दूर फेंकते हुए जोर का चांटा उसके चेहरे पर जड़ देती है। तो होश में तो है? ऐसी हालत में तूने 10 सिगरेट फूंक डाली। ये तेरी खुद की सेहत के लिए भी कितनी जानलेवा है। मेरी जान की किसे परवाह है? तुझे क्यों होगी? मैं कौन सा तेरी सगी बहन हूँ? दीक्षा के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। मोनी ने उसके आसपास देखा। एक आधी खाली शराब की बोतल भी वहाँ मौजूद थी। मोनी ने बोतल और सिगरेट के ढेर को कूड़ेदान में डाल दिया। सिर्फ अर्धबेहोशी की हालत में पड़ी दीक्षा को सहारा देकर बेड पर लेटाया। ये कोई नई बात नहीं थी और ना ही दीक्षा ये सब जानबूझकर करती थी। उसे लेटाकर मोनी एक टकू से चेहरे की ओर देखने लगी। उसे ऐसी हालत में देखकर किसी को भी यही लगता कि वो परेशानी के लिए या फिर शौक के लिए ये सब करती है, पर ये तो केवल वो और मोनी ही जानती थी कि बचपन में उसे दी गई सज़ा का परिणाम था कि उसकी ये लत कभी छूट ना सकी। दीक्षा के सर पर प्यार से हाथ फेरकर रूम की लाइट्स बंद कर मोनी बालकनी में वापस चली गई। तू मुझसे मजाक मत कर सक्षम। पारस अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। यही सच है, वो लड़की एक नंबर की रावड़ी गुंडी है। कैसे रहेगा एक छत के नीचे एक ही कमरे में? सक्षम अपने बाजों की स्लीव्स को मोड़ता हुआ कहता है, शायद अभी तूने सक्षम ठाकुर की डेरिंगगिरी देखी नहीं है। मैं जो ठान लेता हूँ उसके करके ही मानता हूँ। ये बात मेरे बच्चे की है और अपने बच्चे के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अगर वो नहीं मानी तो? सक्षम की आंखें कुछ पलों के लिए ठंडी पड़ गई। अपनी मर्जी से आएगी तो ठीक, वरना उठवाना मुझे आता है। सक्षम की आंखों में उसकी बातों की सच्चाई, गहराइयों को पारस साफ देख सकता था। तू गुंडागर्दी पर भी उतर आया? जो भी दीवार मुझे मेरे बच्चे के करीब आने से रोकेगी, मैं उस दीवार को तोड़ दूंगा। कोई भी सीमा मुझे सीमित नहीं कर सकती। कहीं ऐसा ना हो कहानी का रुख ही बदल जाए। पारस अपने कोने दीवार से टिकाते हुए बोला, हवा बदल सकती है, सक्षम नहीं। कहते हुए सक्षम अपना कोट वापस से पहन लिया। है तो इंसान ही, आज बच्चे से प्यार है, साथ रहते रहते बच्चे की माँ से भी प्यार हो गया तो? सक्षम उसकी बेवकूफ़ी भरी बातों पर मुस्कुरा दिया। दावे के साथ कह सकता हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। दावे फीके पड़ जाते हैं किस्मत के आगे। सक्षम ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस घर की चाबी उसके ओर उछालता हुआ बोला, सुबह तुझे ही उसे पिक करने जाना है, गुड बाय। क्या बक रहे हो? हम और उसके पास कभी नहीं, हरगिज़ नहीं। क्यों? तू फंसा रहा है मुझे। देखा नहीं था कैसे गार्ड्स का भर्ता बना दिया था उसने? मुझे तो काट कर चिंदी बाजार में बेच आएगी। पारस की आंखों में दीक्षा के लिए खौफ देख सक्षम को मज़े आ रहे थे। सोच ले, दीक्षा या ईशा, मैं तैयार हूँ। पारस की रीढ़ की हड्डी ईशा के नाम से ही सीधी हो गई।
कहते हुए सक्षम अपने घर के लिए वापस निकल गया। बेचारा पारस अपने हाथ में पकड़ी उन चाबियों को घूर कर देखने लगा। ना जाने क्या होगा कल उसके साथ। क्या दीक्षा उसके साथ आने के लिए मानेगी भी या आने से सांकी इनकार कर देगी। नीले नीले अंबर से सूरज की किरणें होती हुई सीधा हरी भरी घास के मैदान में लगे उन सफ़ेद चमेली के फूलों पर पड़ रही थी। सुबह की ताज़ी हवा के झोंकों के साथ ही उन फूलों से निकलती सुगंध हर किसी को सुगंधित कर देती। वहीं पसीने से तरबतर उसकी टी शर्ट कई घंटों के लिए संघर्ष को भली भांति परिभाषित कर रही थी। माथे पर ऊपरी पसीने की बूंदें और चेहरे पर आए उस सुकून के एहसास के लिए तो वो घंटों यहाँ जॉगिंग के लिए आता था। फिर कहते हैं ना, एक हैंडसम इंसान को और ज़्यादा आकर्षक उसकी फिट बॉडी ही उसे बनाती है। भागते भागते जब उसके शरीर ने यह एहसास करवाया कि अब वो और भागने के लिए उसका साथ नहीं दे सकती, तब सक्षम कुछ देर पेड़ के नीचे पसरी छांव में बैठ गया। पानी की बोतल से अपना सूखा हुआ गला गीला करने लगा। वाह, कितना हैंडसम हंक है, उधर देख। पार्क में जॉगिंग कर रही दो लड़कियों में से पहली वाली ने पेड़ की छांव में बैठे सक्षम की ओर देखते हुए कहा, हाँ यार, कितना डैशिंग है ये। इतने पसीने से भीगे होने के बावजूद भी कितना हैंडसम लग रहा है। और ये पूरी बियर्ड, हाय। दूसरी अपने होंठ की एक साइड दांतों तले भींचते हुए बोली, मेरे पास ना एक आइडिया है। कैसा आइडिया? पहली वाली लड़की ने दूसरी के कानों में कुछ कहा। दोनों के चेहरे पर खुशी से खिल उठे। कुछ दूर थोड़े चलकर पहली वाली लड़की तेज चलने लगी और ठीक सक्षम के आगे से गुजरते वक्त तो वहाँ जानबूझकर गिर पड़ी। आउच, मेरा पैर, somebody हेल्प मी प्लीज़। सक्षम ने उसके चीखने पर उसकी तरफ मुड़कर देखा। वो उसी की ओर देखकर दर्द से कराहने का नाटक कर रही थी। सक्षम अपनी जगह से उठते हुए उसके पास पहुंचा। उसने ठीक उसके सामने अपने घुटनों पर हाथ रख थोड़ा सा बैठते हुए पूछा, आर यू फाइन? दिखता नहीं है क्या? कितनी लग गई है मेरी दोस्त को? ओह नो, लगता है इसे इसी वक्त हॉस्पिटल ले जाना होगा। कौन लेकर जाएगा इसे? उसी लड़की के दूसरी दोस्त वहाँ आकर फिक्रमंद होने की एक्टिंग करती हुई बोली, मेरा पैर लगता है मांस फट चुका है। अगर जल्दी नहीं ले जाया गया तो मैं। पहले वाली लड़की कहते हुए सिसकियाँ लेने लगी। उसकी दोस्त सक्षम पर लगभग चिल्लाती हुई बोली, तुम ऐसे देख क्या रहे हो? इसे उठाओ और हॉस्पिटल ले जाने में हमारी मदद करो। ओके। सक्षम हामी भर देता है। उन दोनों के चेहरों पर अपनी रणनीति की सफलता भरी मुस्कुराहट आ जाती है। सक्षम अपने मोबाइल से किसी को कॉल करता है और बीते 2 सेकंड के अंदर ही उनके पास 7-8 गार्ड्स आकर खड़े होते हैं। वो दोनों लड़कियां हैरत से अपने चारों ओर देखने लगती हैं। इधर सक्षम बिना किसी भाव के अपना सेल फोन एक गार्ड की ओर फेंकता हुआ बोला, इन्हें हॉस्पिटल तक ड्रॉप करके ऑफिस आ जाना। यस सर, वो कहता है और गार्ड्स उस लड़की को सहारा देकर वहाँ से उठाकर ले जाने लगते हैं कि तब इस दूसरी वाली घबराकर वहाँ से भाग जाती है। पहली वाली भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, उतारो मुझे, कुछ नहीं हुआ है, मुझे उतारो। गार्ड्स उसे छोड़ देते हैं। वो लड़की फ़ौरन उतरकर सक्षम की ओर बढ़ने लगती है। सक्षम जाने से पहले उसकी तरफ मुड़ता है। इंसान को अपनी नज़रें उन्हीं चीज़ों पर टिकानी चाहिए जिसे वो हासिल कर सके, वरना बाद में सिवाय अफसोस के कुछ हासिल नहीं होता। कहते हुए वो मुड़ता है, वापस से वॉक करता हुआ चला जाता है। वो लड़की केवल अपनी दिल महसूस कर रह जाती है क्योंकि सिवाय अफसोस के इस वक्त उसके पास कुछ बचा ही नहीं था। गुड मॉर्निंग काका। अपने घर के गार्डन में एंटर करते हुए रोज़ की ही तरह सक्षम माली काका को गुड मॉर्निंग विश करता है। सुप्रभात बेटा जी। काका भी रोज़ की तरह अपने चेहरे पर स्माइल के साथ उसका जवाब देते हैं। गार्डन से होते हुए वो घर के अंदर आता है। सामने डिनर टेबल पर उसका पसंदीदा मैंगो जूस और गोभी के पराठे रखे हुए थे, जिसे देखकर सक्षम के मुंह में पानी आ गया। उसने सबसे पहले अपना जूस खत्म किया और फिर जैसे ही हाथ पराठे की ओर बढ़ाया कि कल्याणी जी ने उसके आगे से पराठों की थाल हटा ली। व्हाट मॉम, खाने दीजिए ना, यू नो ना मुझे कितने पसंद है। जानती हूँ, लेकिन तू ये भी जानता है कि जब तक तू नहाकर नहीं आ जाता तब तक मैं तुझे इन पराठों को छूने नहीं दूंगी। सक्षम अपनी आंखें गोल गोल रोल करता है, फिर एक पराठा चुपके से उठाकर भाग जाता है। कल्याणी जी उसके पीछे पीछे भागती है, लेकिन सक्षम उनके हाथ कहाँ आने वाला था। वो अपने पैर में दर्द का नाटक करती हैं। मेरा पैर। मॉम। सक्षम वापस से भागता हुआ उनके पास आकर पैर को देखता हुआ पूछता है, कहाँ लगी है? कल्याणी जी मुस्कुराते हुए उसे उठाती हैं। सक्षम, बचपन में भी बिल्कुल इसी तरीके से पराठा लेकर भागता था तू, और मैं तेरा पीछा करती थी। जब तू मेरे हाथ नहीं आता था तो ऐसे ही पैर दर्द का नाटक करती थी और तू फट से मेरे पास आ जाता था। बिल्कुल भी नहीं बदला तू। कहती हुई वो सक्षम का माथा चूम लेती हैं। गलतफहमी ये है आपकी कल्याणी जी, क्योंकि इससे बदले तो अरसा बीत गया। अंदर रूम से हाथ में अखबार लेकर निकलते हुए रत्न जी कहते हैं, आपने सुबह सुबह, अब क्या करें? आपके बेटे ने भी तो कोई और विकल्प छोड़ा ही नहीं है हमारे पास। कहते हुए रत्न जी ने कुर्सी पकड़ ली। अब इस उम्र में उनके पैरों में वो बात कहाँ रह गई थी। वो पहले रत्न ठाकुर कमज़ोर शख्सियत के मालिक बनकर रह गए थे, अब तो पैरों ने भी जवाब दे दिया। ना जाने बेटा कब देगा। डैड,
सक्षम थाल में वापस पराठा रखकर अपने घुटनों के बल उनके पास जमीन पर बैठ जाता है। डैड, आप इतनी टेंशन क्यों लेते हैं? आपका बीपी बढ़ सकता है, आप जानते हैं ना। आप टेंशन ना ले तो क्या ले, गोद में लेने के लिए पोता पोती तो है नहीं, इसीलिए टेंशन ही ले लेते हैं। रतन जी की बात पर सक्षम मुस्कुरा देता है। भगवान करे आपकी ये ख्वाहिश जल्द ही पूरी हो। अपना चश्मा ठीक करते हुए रतन जी उसकी ओर शक भरी निगाहों से देखते हैं। कैसी ख्वाहिश? मेरा मतलब है कि पैरों के दर्द से निजात की। सक्षम के जवाब से अखड़कर रतन जी उसकी ओर अपने बीच अखबार की दीवार खड़ी कर लेते हैं। सक्षम उनके बच्चों जैसे बर्ताव पर मुस्कुरा देता है और वहाँ से ऊपर अपने कमरे में जाने लगता है कि तभी कल्याणी जी उसे आवाज़ लगाकर रोकती हुई बोलती हैं, आज हम कुलदेवी माता के मंदिर जा रहे हैं, समझे? तो तुम ना नहीं कह सकते। सॉरी मॉम, आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं नहीं आ पाऊँगा। हाँ, वैसे भी हमने ये 3 साल पहले मन्नत मांगी थी कि अपनी बहू बेटी के साथ दर्शन के लिए जाएंगे, लेकिन बहू तो शायद नसीब में ही नहीं, तो बेटे के ना आने से क्या फ़र्क पड़ता है। सक्षम ने उनकी बात सुनकर भी अनदेखा कर दिया, क्योंकि ये तो रोज़ का ही था। बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वो वापस अपने कमरे की ओर मुड़ गया। आप भी ना सुबह सुबह उसका मूड खराब कर देते हैं। आप रहने दीजिए कल्याणी जी, आप ही ने इतने उसे बिगाड़ दिया है। इतना कहकर रतन जी पराठे को ग्रहण करने लगे कि कल्याणी जी मुंह बनाती हुई उनकी थाली में से एक पराठा उठाकर किचन में चल दी। अरे कल्याणी जी, हम मजाक कर रहे थे, पराठा दे दीजिए। नहीं, हमने ही तो बिगाड़ा है ना उसे, क्या पता ज़्यादा ऑयली खाना खिलाकर कहीं आपका बीपी भी ना बिगाड़ दे, इसीलिए यही खाइए। बेंगलोर इंदिरा नगर, सुबह के 9 बजे होंगे जब किसी भारी चीज़ के गिरने से सुकून से सो रही दीक्षा की नींद टूटी। अपनी आंख मूंदती हुई वो धीरे धीरे उठने लगी। सूरज के तपिश से या फिर आकस्मिक ही उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। दीक्षा के माथे पर बल पड़ने लगे। दीक्षा तो उठ गई। ये ले तेरी फेवरेट कुल्हड़ वाली चाय, बगल वाले ठेले से लाई हूँ, तुझे बहुत पसंद है ना। अपने एक हाथ में कुल्हड़ वाली चाय और दूसरे में प्लेट भर बिस्किट्स लिए मोनी चहक उठी, पर शायद दीक्षा के मिजाज आज कुछ खास ठीक नहीं थे। दीक्षा अपने मुंह पर हाथ रख बिस्तर छोड़ती हुई बाथरूम की ओर दौड़ी। किसी दुर्घटना की आशंका से मोनी के हाथ से चाय और बिस्किट छूटकर जमीन पर फैल गई। दिशु तो ठीक है। बाथरूम के अंदर दीक्षा उल्टियां कर रही थी, उसका पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा था, हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी ऐसी हालत देखकर मोनी बुरी तरीके से घबरा गई। उसकी ऐसी हालत शायद कल रात ज़्यादा ड्रिंक और स्मोकिंग के कारण हुई थी। दीक्षा की सांसें हाँफने लगी थी, उसके पेट में जोरों का दर्द उठा। अपने पेट को कसकर पकड़कर दीक्षा दर्द से कराह उठी। आह! दर्द भरे उस चीख के साथ ही अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा गहरा गया। दीक्षा मोनी की गोद में ही बेहोश हो गई। बुझी हुई आधी जलती ट्यूबलाइट के सामने एक शख्स सिर पर कैप लगाए एकटक खुदरी जमीन को एक घूर कर देखे जा रहा था। उसके हाथों में किसी की फोटो थी, जिस पर एक नज़र डालकर उसने अपना चेहरा ऊपर किया और आधी बुझी हुई उस ट्यूबलाइट को हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिया। सर, लगभग 45-40 साल का एक आदमी उस कमरे में दाखिल हुआ। खबर क्या है? उस कैप पहने शख्स ने बिना उसकी ओर ध्यान दिए पूछा। दीक्षा का कुछ पता नहीं चल पाया। इतना कहकर उस आदमी ने मायूसी से अपना सर झुका लिया। व्हाट रबिश! कैब वाला शख्स गुस्से से खड़े होकर उसे अपने सामने रखी हुई टूटी हुई टेबल को फेंकते हुए उस आदमी पर चिल्ला उठा। तुम्हें एक काम दिया था, उसे भी ढंग से नहीं कर पाए। मुझे किसी भी हालत में दीक्षा चाहिए। डैम इट! सर, हमें उससे अच्छी मॉडल मिल जाएगी। आखिर उसमें ऐसा क्या है जो आप उसके लिए इतना तड़प रहे हैं? उस शख्स की यानी अमोल ने उस आदमी की गर्दन दबोच ली। उसमें वो है जो किसी में नहीं। मुझे कल तक अगर दीक्षा की कोई पुख्ता खबर नहीं मिली तो इस दुनिया में वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। आई वॉन्ट दीक्षा राइट नाउ। जी जी सर, मिल जाएगी, मैं खुद लाऊंगा। वो आदमी लड़खड़ाता हुआ कमरे से निकलकर बाहर भाग गया। अमोल ने ज़मीन पर गिरी दीक्षा की तस्वीर को उठाकर अपने सीने से चिपका लिया। ठाकुर विला। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर सक्षम अपने कोट के बटन लगाने में मसरूफ था कि तभी उसके रूम का दरवाज़ा तेज़ आवाज़ के साथ खोलते हुए पारस अंदर एंटर हुआ। पूरी तरह से उसकी सांसें फूल रही थी। बड़ी मुश्किल से वो ये शब्द कह पाया, सक्षम। पारस से अचानक उसे हाफता देख सक्षम अचंभित रह गया। तूने जिस खबरें को दीक्षा के घर उस पर नज़र रखने के लिए रखा था, उससे खबर मिली है कि दीक्षा की अचानक तबीयत बिगड़ गई, हालत सीरियस है, उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। अपनी बात एक सांस में ही खत्म कर वो उसकी तरफ देखने लगा। सक्षम के चेहरे पर बल पड़ गए। सिटी हॉस्पिटल। बेंगलोर के इंदिरा नगर में स्थित एक लगभग मध्यम आकार सिटी हॉस्पिटल के सामने 4 ब्लैक मर्सिडीज आकर रुकी। इतनी बड़ी कार देख वहाँ के लोग अपना काम छोड़ उसी को देखने लगे। पहली वाली मर्सिडीज से सक्षम अपना वाइट कोट झटकते हुए उतरा। उसके चेहरे की सख्ती भावहीन आंखें किसी को भी चमका देने में माहिर थी। उसे देख कोई कह नहीं सकता था वो कितना गुस्सा अपने सीने में दफन किए हुए उस वक्त एकटक हॉस्पिटल की तरफ देख रहा था। सक्षम के गार्ड उसे आसपास से उसे कवर करने के लिए खड़े हो गए।
उसने हाथ से उन्हें अंदर ना आने का इशारा किया और सीधा हॉस्पिटल के अंदर चला गया। पीछे आ गया। कुछ दूरी पर ही उसे मोनी खड़ी मिल गई, जिसकी और वो अपने तेज कदमों से बढ़ गया। दीक्षा कहाँ है? अचानक सक्षम की रोपीली आवाज़ सुनकर मोनी डर गई, पर जब पीछे मुड़कर अपने सामने साक्षात सक्षम को देखा तो वो भौचक्की रह गई। आप यहाँ पर? दीक्षा कहाँ है? सक्षम ने अपनी दोबारा बात दोहराई। मोनी निरुत्तर मौन बस उसे देखती रह गई। उसकी खामोशी सक्षम के सब्र के बांध को तोड़ रही थी। मैंने पूछा, दीक्षा कहाँ है? बताओ मुझे। उसके लगभग गुर्राने की आवाज़ से मोनी सहम गई। वो अंदर वार्ड में है। बिना वक्त गवाए सक्षम वार्ड में घुस गया। पारस वहीं वार्ड के बाहर खड़ा होकर उसके आने का इंतजार करने लगा। वार्ड के अंदर जैसे ही सक्षम एंटर हुआ, सबसे पहले उसकी नज़र वहाँ के बेड पर लेटी दीक्षा पर गई, जो चेहरे और शरीर से काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही थी। उसका पूरा चेहरा पहले से ज़्यादा पीला पड़ चुका था। वो अपनी खुली आंखों से अंदर आते हुए सक्षम की ओर देखती हैं, पर सक्षम उससे नज़रें फेरता हुआ उसे चेक कर रही डॉक्टर से मुखातिब होते हुए उसकी खैरियत की मालूमात करता है। डॉक्टर अभी कैसी है? आप इनके हस्बैंड हैं? डॉक्टर उसके वहाँ मौजूदगी पर सवाल उठाती है। जी नहीं, लेकिन इनसे मेरा बेहद ख़ास रिश्ता है। आप बताइए कि इन्हें हुआ क्या है? डॉक्टर थोड़ी गंभीर मुद्रा में सक्षम की ओर देखते हुए कहती है, देखिए मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, पर बट वॉट, बच्चा तो ठीक है ना? बिना डॉक्टर की बात को पूरी सुने सक्षम बीच में ही बोल पड़ा, जी बच्चा और माँ आप खतरे से बाहर है, लेकिन इतनी ज़्यादा अमाउंट में ड्रिंक और स्मोकिंग करने से इन्हें ओवर वॉमिटिंग हुई है, और प्रेगनेंसी में अल्कोहल, वो भी इतने लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करने से माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। अगर सही वक्त पर हॉस्पिटल ना लाते तो शायद इनका मिसकैरेज भी हो सकता था। डॉक्टर के कहे पूरे वाक्य में से अगर कुछ सक्षम के दिमाग में ठहरा था तो वो था सिर्फ यही शब्द, मिसकैरेज। इस शब्द ने सक्षम के दिमाग पर किसी हथौड़े से वार करने जितना दर्द किया था। उसने अपनी नफरत से भरी निगाहों से दीक्षा की ओर देखा, जो अपने पेट पर हाथ रख शायद अपनी गलती का एहसास कर रही थी। उसकी आंखों के कोरों से आंसुओं की कुछ बूंद टपक कर उसके गालों को गीला करती हुई जमीन पर आधम की। इनका ख्याल रखना होगा और आगे से याद रखें, अल्कोहल इनके और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। जी डॉक्टर, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। सक्षम ने अब तक बस इतना ही कहा था डॉक्टर से, फिर वो वहाँ से चली गई। सक्षम उनके जाने के बाद दीक्षा की तरफ ही बढ़ा और उसके पास आकर अपनी शर्ट की स्लीव्स ऊपर कर ली। अपने गुस्से को सीमित करते हुए उसने शालीनता से पूछा, आपने ये सब क्यों किया? ना जाने क्यों दीक्षा को उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ महसूस हो रही थी। उसकी मौजूदगी भी उसे खलने लगी। अपना मुंह फेरती हुई वो बोली, तुमसे मतलब? उसके जवाब ने आग में पेट्रोल डालने का काम किया था। गुस्से को काबू में करना अब सक्षम के दायरे से बाहर हो चुका था। दीक्षा के बेड के दोनों तरफ अपने हाथ रखकर उसके चेहरे के ऊपर झुकता हुआ सक्षम नफरत से उससे बोला, आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मेरा है, और आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मुझे क्या मतलब? तो आपकी सहूलियत के लिए बता दूं मिस दीक्षा, मेरा मतलब है मेरे बच्चे से जुड़ी हर चीज़ से मेरा वास्ता है। दीक्षा भी उसी के अंदाज में उसके सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश करती हुई बोली, नहीं है कोई वास्ता, नहीं है मेरा तुमसे कोई मतलब, समझे तुम? नहीं, मैं नहीं समझा, लेकिन अब आपको समझना होगा कि अब आप अकेले नहीं हैं। एक नई जिंदगी जुड़ चुकी है आपके साथ। फॉर गॉड से आप समझती क्यों नहीं? ये बच्चा मेरे लिए कितना ज़रूरी है, आप समझती क्यों नहीं? शायद पहली दफ़ा था कि सक्षम इतने तेज़ गुस्से से चिल्लाया था। उसका गुस्सा दीक्षा की आंखों में नमी तैर गई, पर बिना डरे वो भी बेखौफ उसका सामना करने के लिए तैयार थी। उसने अपने हाथ पांव चलाने शुरू कर दिए, पर इससे सक्षम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसने दीक्षा के दोनों हाथों को अपनी एक हाथ की मुट्ठी में ही भींच लिया और उसके सर के ऊपर बेड के हिस्से पर अपना दूसरा हाथ टिकाए हुए वो लगभग पूरी तरह से उसके ऊपर झुक चुका था। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपने मेरे बच्चे को मारने के लिए ये सब क्यों किया? क्या हासिल करना चाहती हैं आप? एक मासूम की ज़िंदगी उससे छीनकर। अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ाम सुनकर दीक्षा तिलमिला उठी। बेवजह है ये सारे इल्ज़ाम। अरे दुनिया की ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे को मारना चाहेगी? मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मुझे झूठ पसंद नहीं, और सच आप कहेंगी नहीं, है ना? कहने की हिम्मत तो मैं रखती हूँ, पर शायद अपने झूठे इल्ज़ाम के दायरे में तुम ऐसे घिर चुके हो कि सुनना पसंद नहीं करोगे। सक्षम उसके दोनों हाथों को अपनी पकड़ से आज़ाद कर देता है। उसकी पकड़ से आज़ाद होते ही दीक्षा कसमसाई हुई सी उठी। उसके हाथों पर सक्षम की उंगलियों के निशान छप चुके थे, जहाँ उसे दर्द का एहसास हो रहा था। उसने नफरत से सक्षम को देखा। मुझे नफरत है तुमसे, तुम्हारी जात से, तुम्हारे होने से। दीक्षा घायल शेरनी की तरह उसे देखकर गुर्राई। नफरत तो मैं भी बेतहाशा करने लगा हूँ आपसे, लेकिन मजबूरी। अपने बच्चे की मोहब्बत ने मुझे आपके संग बंधी बेड़ियों में जकड़ रखा है, जिससे मैं चाहकर भी खुद को अलग नहीं कर सकता।
लेकिन मैं इन बेड़ियों में बंधने की आदी नहीं। तुम्हारे साथ अपना वजूद मैं सोच भी नहीं सकती। सक्षम उसे अपनी नज़र फेर कर नीचे झुकाकर थोड़ी सी स्माइल के साथ बोला, सही कहा आपने। आप मेरे साथ अपना वजूद नहीं रखना चाहती, ना ही इन बेड़ियों में बंद कर रहना चाहती हैं। लेकिन मैं उसकी तरफ देखकर, मैं आपको इन बेड़ियों से तब तक आज़ाद नहीं कर सकता जब तक मेरी चीज़ जो आपके पास है वो मुझे नहीं मिल जाती। कहते हुए बिना देर किए उसने दीक्षा को अपनी बाहों में भर लिया। छोड़ो छोड़ो मुझे। दीक्षा अपने हाथ पैर उसके सीने और पैरों पर चलाने लगी। अब ये पकड़ तभी छूटेगी जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। अब से आप मेरे साथ रहेंगी। नहीं नहीं, तुम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। नम बेबस आंखों से उसके चेहरे की ओर देख दीक्षा भड़की। कहा था ना, मर्जी से या फिर ज़बरदस्ती से, पर आप नहीं माने, इसीलिए ज़बरदस्ती का रास्ता चुनने पर मुझे आपने ही मजबूर किया है। अब आप चाहकर भी मुझे ऐसा करने से रोक नहीं सकती। ओ नवाब, उतार लड़की को। कमरे में कब से अपनी गर्भवती पत्नी के साथ बैठकर खामोशी से ये सब देख रहे पुरुष तेज में आकर बोला, ये मेरे बच्चे की होने वाली माँ है। आपको दिक्कत? हाँ है दिक्कत। जब ये तेरे साथ नहीं जाना चाहती तो तू ज़बरदस्ती क्यों कर रहा है? सक्षम अपनी गर्दन सीधी कर तेज आवाज़ में पारस को बुलाता है। पारस। वो फौरन दरवाज़ा खोलता हुआ अंदर आता है। उसके हाथ में 2 गन्स थी, साथ ही एक हट्टा कट्टा पहलवान नुमा बॉडीगार्ड भी। उन दोनों को देख वो पुरुष अपनी पत्नी के पास चुपचाप जाकर बैठ जाता है। उसकी गोद में दीक्षा तिलमिलाई हुई उसके सीने पर वार कर रही थी, परंतु उसका कोई भी प्रभाव सक्षम पर नहीं पड़ा। वो दीक्षा को अपनी बाहों के घेरे में लिए वार्ड से निकल जाता है। अरे क्या हुआ दिशु को? कोनू हमें बताएगा या जवाब मुंह में जमा कर खा लियो? चाची वार्ड से थोड़ी ही दूर पर खड़ी मोनी के समीप आकर कहती हैं, माँ वो बहू का ठीक तो है हमारी बच्ची? डॉक्टर क्या बोली? मोनी अपना थूक कटकते हुए, माँ कल रात से उसने कुछ खाया नहीं था, डाइटिंग पर थी, इसीलिए चक्कर खाकर गिर गई। डॉक्टर ने कहा है जल्द ही ठीक हो जाएगी। ये बात सुनकर ही चाची ने अपना माथा पीट लिया। लो, ये आजकल के बच्चन लोग का डाइट फाइट करते फिरते हैं। अब ई लो हो गया ना बंटाधार। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी है, हमरी कोनो सुनत ना ही है। चाची ने ना जाने कितने ही ताने और हिदायत दे डाली। मोनी की जान तो उसके हलक में अटकी हुई थी। कहीं चाची ने सक्षम को दीक्षा के साथ देख लिया और उन्हें उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया तो उसका इस दुनिया से टिकट कट गया समझो। सक्षम की बाहों में दीक्षा कसमसाई सी उसे खुद से दूर करने की नाकाम कोशिशें किए जा रही थी, जिसका कोई भी असर उस पर नहीं हो रहा था। अपने लंबे तेज कदमों से वो दीक्षा को अपनी बाहों में समेटे वार्ड से बाहर निकल आया। दीक्षा लगातार बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, पर सक्षम और उसके पीछे खड़े गार्ड्स को देख किसी की हिम्मत नहीं थी उसकी ओर नज़र उठाने की भी। सक्षम उसे लेकर ठीक मोनी के पीछे से ही आ रहा था और दीक्षा की ऐसी हालत में देख मोनी की आंखों की पुतलियां बाहर निकल आई। उसने अपनी सांस अंदर खींच ली। चाची का ध्यान अभी इस वक्त अपने पल्लू में बंधे पैसों की गांठ खोलने पर ही था। हाथ में पकड़ा हुआ 100 का नोट फौरन ज़मीन पर गिर गया। माँ, आपके पैसे गिर गए। किधर? ज़मीन पर। मोनी तपाक से बोल पड़ी। चाची झुककर नोट उठाने लगी, तभी सक्षम दीक्षा को अपनी गोद में लिए उनकी साइड से गुजर गया। उन्हें जाता देख मोनी ने चैन की सांस दी, पर जब उसे अगले ही पल ये ख्याल आया कि आखिर वो दीक्षा को लेकर कहाँ गया है और उसके गैर मौजूदगी का क्या जवाब वो माँ को देगी, सोचते ही वो फौरन उसके पीछे भागी। सक्षम, नीचे उतारो मुझे। नहीं उतारूंगा, वजह जान सकती हूँ। सक्षम अपनी गोद में किसी बच्चे की तरह कसमसाती हुई दीक्षा की तरफ ही देखता हुआ बोला, वजह तो खुद आपने ही मुझे दी है। यू? दीक्षा अपना दूसरा मुक्का उसके सीने पर जड़ती, इससे पहले सक्षम उसे अपनी कार की फ्रंट सीट पर बैठा चुका था। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? आपकी सही जगह। कहते हुए उसने दीक्षा के इर्द गिर्द सीट बेल्ट बांध दी और गेट को अच्छे से लॉक करते हुए अपनी सीट पर आकर कार स्टार्ट करता हुआ वहाँ से निकल गया। दीक्षा, दीक्षा। कार के पीछे हावते हुई मोनी जोर जोर से उसे पुकारती रही, मगर कार तो कब की जा चुकी थी। उसने निराशा से अपना चेहरा झुका लिया। ना जाने ये सक्षम मेरी दिशु को कहाँ ले गया है। माँ को क्या जवाब दूंगी? उसके दिमाग में कुछ खटका, पर इसे यहाँ की खबर कैसे मिली? उसके लिए कुछ भी मालूम करना ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। पारस ने उसकी तरफ देखा, थोड़ी सी स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए बोला, मिस मोनिका, आप इस मामले से जितना भी दूर रह सकती हैं उतना ही अच्छा है आपके लिए, भविष्य के लिए बेहतर होगा। गुड बाय। उसके बाद के अंतिम शब्द आधे ही पूरे हुए थे कि एक बड़ी सी ब्लैक कार उनके करीब आकर रुकी। पारस उस पर बैठता हुआ पल भर में ही वहां से ओझल हो गया, पर मोनी के जहन में हजारों सवाल छोड़कर। किसी पुराने बेसमेंट में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। वहां काफी खामोशी का माहौल कायम था, जब तक कि एक शख्स ने अपने जूतों की आहट से वहां शोर की चुभने वाली ध्वनि उत्पन्न न कर दी। जूतों की आहट सुनते ही वहां इकट्ठा 4 आदमी मुड़कर किसी की तरफ देखने लगे।
ब्लैक लेदर की जैकेट पहने, आंखों पर चश्मे के साथ वो सीढ़ियों से नीचे बेसमेंट में उतरा। अपनी काली आंखों पर से चश्मा हटाते हुए उसने एक बड़ा सा सूटकेस उन सभी के सामने रखी कुर्सी पर रख दिया। इसमें क्या है? उनमें से एक आदमी ने उस काले सूटकेस को देख सवाल किया। इसमें तुम सभी का एडवांस है, बाकी के पैसे काम होने के बाद तुम सभी के अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए जाएंगे। कहते हुए वो शख्स उनकी तरफ चेहरा करके देखने लगता है। उनमें से एक आदमी बैग को अपने कब्जे में लेता है पर असमंजस्य से पूछता है, आज तक अपन लोगों ने को किडनैपिंग, मर्डर जैसे जोखिम भरे कामों के लिए पैसा मिला, पर आज किसी को ढूंढने के लिए पहली बार मिल रहा है। तुम पुलिस में काहे रपट नहीं लिखवाता मैन? अपन गुंडे लोगों का काम अगवा करना है, ढूंढना नहीं। उसके बातों पर वो शख्स बस मुस्कुरा देता है। काहे को हंसता है मैन? जैसा कि तुमने कहा तुम्हारा काम है किडनैपिंग करना, ठीक उसी तरह अगर किसी गुंडे ने उसे किडनैप किया होगा तब कौन उस गुंडे तक पहले पहुंचेगा? पुलिस या फिर उस जैसे ही तुम गुंडे? उसके बात सुनकर उन आदमियों में से पहला आदमी बोलता है, क्या दिमाग पाया है? कायल कर दिया आप उन सबको, काम हो जाएगा। होना ही चाहिए। अब तुम जा सकते हो। सूटकेस अपनी बाजुओं में दबाए वो सभी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ही किसी की चीखती हुई आवाज़ उसके कानों से टकराई। एक पतला सा आदमी भागता हुआ सीधा उसी की तरफ आ रहा था। अमोल सर, उस शख्स यानी कि अमोल ने अपने मैनेजर की तरफ देखकर कहा, तुम यहाँ? कहा था ना मैंने, अगर दीक्षा की कोई खबर ना मिले तो मुझे नज़र भी मत आना। तुमसे नहीं हो रहा इसीलिए मैंने किसी और को ये काम सौंप दिया है। तुम अब जा सकते हो। नहीं अमोल सर, मेरी बात सुनिए। वो हाफता हुआ अमोल सर से बोलता है। बको, क्या बकना है? सर, मैंने जिन आदमियों को दीक्षा को ढूंढने के लिए भेजा था उनसे खबर मिली है कि दीक्षा हॉस्पिटल में है, किसी सिटी हॉस्पिटल में है, उन्हें एडमिट करवाया गया है। क्या तू सच कह रहा है ना? अमोल ने उसकी कॉलर पकड़ उसे खींचते हुए पूछा। अरे शपथ अमोल सर, माँ कसम। उसने अपनी गर्दन की चमड़ी को खींचते हुए कसम खाई। अमोल ने उसका कॉलर छोड़ दिया। उसकी शक्ल गुस्से से लाल पड़ने लगी। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर उसकी तस्वीर देखते हुए वो बोला, दीक्षा, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, मैं आ रहा हूँ। कहते वक्त अमोल के चेहरे की नसें तन गई। अपने मैनेजर को साइड धकेलता वो फौरन अपनी कार लेकर सिटी हॉस्पिटल की ओर चल दिया। सक्षम की कार फुल स्पीड में हाईवे को क्रॉस कर आगे बढ़ रही थी। दीक्षा मन ही मन बड़बड़ाई, फिर मुंह बनाती हुई बोली, ना जाने किन पापों की सज़ा मिल रही है मुझे, जो तेरे जैसे इंसान से मेरा पाला पड़ गया है।